ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी ना थायराइड ग्लैंड हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका जो पैराथायराइड ग्लैंड का पोर्शन है ना, वो हमने रात को डिसाइड करना था कि करना है या नहीं करना है। तो मैंने कहा चलें यार करवा देते हैं, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इसके अंदर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है? बेली एंड लव के मुताबिक हम शुरू करते हैं, ठीक है? इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल जो फीचर्स हैं ना, ठीक है, वो हम थोड़े से देख लेते हैं। हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड के जो है ना वो बिहाइंड दो पेयर्स होते हैं, सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड और इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। दोनों की डेवलपमेंट मुख्तलिफ पाउचेस से होती है और ये अमूमन जो फॉरेन एग्जाम्स होते हैं ना, उनके अंदर एम्ब्रियो बड़ी पूछी जाती है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आती, लेकिन पूछी जाती है। ठीक है? तो जो सुपीरियर पैराथायराइड है ना, ठीक है, ऊपर वाले इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, ये कहाँ से डेवलप होते हैं? ये आपके पास फोर्थ फेरेंजियल पाउच से हमारे पास डेवलप होते हैं। ठीक है? फोर्थ फेरेंजियल पाउच से। और जो इन्फीरियर वाले हैं, इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, वो हमारे पास थर्ड फेरेंजियल पाउच से हमारे पास इन्होंने डेवलप होना होता है। नंबर वन ये हो गया। ठीक है? और जो इस्थमस है वो कहाँ से डेवलप होता है? ये मतलब थायराइड ग्लैंड होता है, दरमियान में इनका इस्थमस होता है और फिर वो ठीक है, तो जो इस्थमस है वो भी हमारे पास जो है ना वो थर्ड से ही डेवलप होता है। तो अब आपके ऑलमोस्ट 3 एमसीक्यूज क्लियर हो गए। सुपीरियर वाले को चौथे पे ले जाना है, इन्फीरियर वाले को तीसरे के ऊपर ले जाना है। ठीक है? क्योंकि वो इन्फीरियर है तो उसको तीसरी पोजीशन हमने दी है कि तुम चौथे टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकते, चौथी पोजीशन जो है ना वो नहीं जा सकते। तो इस तरह हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब आते हैं मेन जो सर्जिकल एनाटमी है ना, उसके ऊपर आते हैं। तो वो कहता है कि हमारे पास 4 इन नंबर होते हैं। पता है हमें 2 पेयर होते हैं, 4 इन नंबर होते हैं और इनका अगर हमने वेट करें ना तो वो 50 मिलीग्राम मोर और लेस जो है ना इनका आपको मिलेगा। ठीक है? ये हमारे को इतनी बात नहीं है। वो कह रहा है कि जो सुपीरियर पैराथायराइड है ना, ये हमारे पास अपनी पोजीशन के बारे में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है? यूँ कह लें कि वो कह रहा है कि जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ना, उसके बिल्कुल लैटरल होते हैं। ठीक है? तो सपोज़ करें कि ये हमारे पास है, ये है, तो लैटरल टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, सपोज़ करें ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ना, तो इसके लैटरली ऑलमोस्ट जो है ना ये सुपीरियर जो पैराथायराइड वाले हैं ग्लैंड, ये होते हैं। ठीक है? और आर्टरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है बिल्कुल इसके यूँ कह लें कि यहाँ से हमारे पास जो है ना वो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जाती है। तो अबव इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, लैटरल टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, अबव इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, और लैटरल टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। बस ये एक इसकी एक पोजीशन है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने जब इसकी सर्जिकल एक्सीजन करनी है ना, तो उसके अंदर बड़ा इसका जो है ना रोल आ जाएगा, हम किसी को डैमेज नहीं करते। अगर मैं अब इन्फीरियर जो पैराथायराइड हैं उनकी अब बात कर लूँ, तो इसके लिए मैं यूँ करता हूँ, चलिए यहाँ पे हम, ठीक है, ये हमने सुपीरियर बना ली। अब ये यहाँ पे सपोज़ करें मैं इन्फीरियर पैराथायराइड बना रहा हूँ, ठीक है? तो इसके लिए वो कह रहा है कि हमारे पास ये बड़ी अपनी वेरिएबल सी पोजीशन रखते हैं। ये मीडियल टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हो पाए जाते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव करके यूँ कर दूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मीडियल टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व वो मौजूद होते हैं। ठीक है? और इन्फीरियर टू द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, मतलब इन्फीरियर थायराइड आर्टरी ये वाली मैंने बनाई थी ना, इसके ऊपर सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, इसके नीचे जो है ना वो इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड आ जाएगी। ठीक हो गया? ओके जी, रियली सॉरी वो कॉल आ गई। हम इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की बात करते, मैंने कहा थी ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के मिडली होती है और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के बिलो होती है। इतनी बात समझ आ गई। ज़रूरी इसलिए कि हमने एम्ब्री इसकी जब सर्जिकल एक्सीजन करनी है तो इसके अंदर बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है? और इसके अलावा वो कह रहा है किसी भी ना एक्टोपिक जगह पे भी हो सकती हैं, इस वजह से सर्जरी करते हुए इसकी एहतियात करनी है। ठीक है? हो सकता है ये थोड़ा-सा इधर भी चला जाए, एक्टोपिक पोज़ीशन में आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, लेकिन मोर और लेस यहीं पे ही होता है, मीडियल होते हैं। इसीलिए मैंने कहा सुपीरियर थायराइड वाले जो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड वो कंसिस्टेंट इन पोज़ीशन होती हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं होते, वेरिएबल इन पोज़ीशन होते हैं। ठीक है? इसकी मोस्ट अगर एक्टोपिक साइड, अगर हम इन्फीरियर थायराइड जो ग्लैंड है इसकी एक्टोपिक साइड और कहाँ-कहाँ हो सकती है? ये थायराइड ग्लैंड है ना, तो इन्फीरियर वाले या तो हमने कहा कि यहाँ पे हो सकती हैं, मीडियल टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, इन्फीरियर टू इन्फीरियर थायराइड, या फिर हमारे पास टेल ऑफ इस्थमस के ऊपर हो सकती हैं,
या फिर इंट्राथायराइड, मेडिएस्टिनल या ट्रेक्यो एसोफेजियल ग्रुप के अंदर भी इवन ये जा सकती हैं। तो ये कुछ साइट्स मैंने लिखी हुई है, मैंने कहा बता दूँ। अब हम आते हैं इसकी हार्मोन के ऊपर। इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड ने हार्मोन कौन सा सिक्रीट करना है? इंफीरियर, इसने पैराथायराइड हार्मोन जो है ना, नाम में ही काम है। पैराथायराइड ग्लैंड है तो इसने हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन इसने सिक्रीट करना है। मैंने यूं याद किया था कि पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, जो आपके पैर है उसकी बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर लाना है। कभी नहीं भूलेगा आपको ये कंसेप्ट। अमूमन कैल्सीटोनिन इसका मतलब मिक्स कर जाता है, तो मैंने पैरा से याद किया कि पैरों से इसने कैल्शियम निकाल के ब्लड के अंदर लेके आनी है। मतलब कि पैरा से पैर याद कर लो, पैरों की हड्डियां याद कर लो, वहाँ से सारी कैल्शियम निकाल के ये ब्लड के अंदर ले आना। ठीक। अब इसका काम जो है ना, वो जब भी हमारे पास लो सीरियम कैल्शियम लेवल हो, सिक्रीट कब कब होगा, इसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो हमारे पास है। अगर बॉडी के अंदर सीरम कैल्शियम लो, सीरम कैल्शियम ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो है, या फिर ब्लड के अंदर हाई मैग्नीशियम लेवल है, ठीक है, हाई मैग्नीशियम या लो कैल्शियम, इसको बूस्ट कर देंगे कि तुम निकलो यार, हमें बॉडी की ज़रूरत है। ठीक है। अब ये करता क्या है, इसका काम क्या है, वो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो करता इसने, यार एक दो मिनट, इसकी लाइट किधर गई है, यहाँ पे। ठीक है। इसका वर्क मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक्टिवेट करता है ओस्टियोक्लास्ट को टू रिजॉर्व द बोन। ओस्टियोक्लास्ट जो है ना, इसने आना है, जो बोन के ओस्टियोक्लास्ट जो कटिंग सेल है, बोन को तोड़ने वाले सेल है, उसको एक्टिवेट करेगा, कहेगा तुम हड्डी को रिजॉर्व करो, तोड़ो। ठीक है। ये बोन की रिजॉर्प्शन करवाना शुरू कर देगा, रिजॉर्प्शन। ठीक है। इसके अलावा फिर क्या करेगा, जो कैल्शियम रिजॉर्प्शन है फ्रॉम यूरन, दूसरा काम इसका क्या है, किडनी के ऊपर जाएगा और जो यूरन बना हुआ है वहाँ से कैल्शियम को पकड़ लेगा, कहेगा तुम आओ ना ज़रा बॉडी के अंदर, किधर जा रहे हो, पेशाब के अंदर जाया होने, गटर के अंदर तुमने जाना पेशाब में, तो यूरन से कहते तुम कैल्शियम को बेटा वापस पहुँचो इधर। फिर रीनल एक्टिवेशन ऑफ दी विटामिन डी। ठीक है। मतलब विटामिन डी जो है ना, इसकी रीनल एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी करवाता है, जो कि विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिलती है ना। हमने पढ़ा कि स्किन के अंदर क्या होता है, 7 कोलिकैल्सिफेरॉल, वो उसके ऊपर सूरज की लाइट डलती है, तो वो हम जो सारा न्यूनेटोलॉजी के अंदर रिकट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, और फिर वो कोलिकैल्सिफेरॉल के अंदर 25 हाइड्रोक्सी लीवर के अंदर बनता है, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल किडनी के अंदर बनता है। तो वो विटामिन डी उसकी रिजॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो विटामिन डी की एक्टिवेशन करवा देगा। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम जो है ना वो हमारे पास ब्लड के अंदर जो है ना वो अब्जॉर्प्शन उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है। साथ में ये रीनल की जो है ना वो एक्सक्रीशन करवा देता है फास्फेट की, मतलब रीनल से फास्फेट को बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्सक्रीट करवा देगा। तो फास्फेट की एक्सक्रीशन जो है ना, इसने मतलब बॉडी से फास्फेट को ज़्यादा एक्सक्रीट करवा देगा। नेट इफेक्ट क्या है इसका, कैल्शियम लेवल को इसने बढ़ा देना है और हमारे पास फास्फेट लेवल को बॉडी में कम करना है। तो पीसी से याद कर लो, पीसी होटल है ना, पैरल कॉन्टिनेंटल, इधर लाहौर के अंदर भी था, एक बड़ा मज़े का अभी भी है। तो कैल्शियम का लेवल बढ़ा देना है, फास्फेट का लेवल कम कर देना है। तो ये हमारे पास है। अब इसके बिल्कुल अपोजिट हार्मोन, उसको हम साथ ही लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। कैल्सीटोनिन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, कैल्सीटोनिन ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट। इसने जो सीरम का ब्लड का कैल्शियम लेवल हाई हुआ है, उसको उठा उठा के ना हड्डियों के अंदर, बोन के अंदर इसने स्टोर करना शुरू कर देना, ताकि हड्डी मजबूत हो हमारी। तो जितना भी ये बेसिकली आते कहाँ से, जो थायराइड ग्लैंड के हमारे पास पैराफोलिकुलर सेल होते हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, वो बेसिकली सिक्रीट करते हैं कैल्सीटोनिन। ठीक। और ये एंटागोनिस्ट है किसका, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। इस हार्मोन का सारा उल्टा फंक्शन कर देना है इसने। ठीक है। ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल जो इंक्रीज है और वो जो फास्फेट लेवल है, इन दोनों को इसने उठा उठा के बाहर मारना है। मतलब इसने एक तो कैल्शियम लेवल जो
जिस्म के अंदर ज़्यादा है उसको एक्सक्रीट करवा देना है। साथ में इवन अगर फ़ॉस्फेट लेवल PO4 का लेवल ज़्यादा है तो उसको भी ये एक्सक्रीशन करवाने के अंदर हेल्प करता है। तो ये कैल्सीटोनिन का सारे का सारा हमारे पास काम हो जाएगा। अब हम आते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड और डेफिशिएंसी ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर तो ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, वो दो कंडीशन में, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म या सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म या फिर एक टर्शरी हाइपर भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। बाकी इसके अलावा कुछ पैराथायराइड के कार्सिनोमा हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और कुछ हमारे पास परसिस्टेंस या रिकरेंट भी हो सकता है। तो हमारे पास अब पैराथायराइड से रिलेटेड 4 चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है और हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं ताकि हम एक ही वाइट बोर्ड को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे पास जो है ना कौन कौन सी कंडीशन अब हमने डिस्कस करनी है। नंबर 1 पे हाइपर पैराथायराइडिज्म, हद से ज़्यादा टपाटप वो सक्रीट हो जाए, हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसकी अगर मैं फर्दर एग्जांपल दूं तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। नंबर 3 पे हमारे पास टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। करती हैं क्या क्या होता है ये दिक्कत। ठीक है, और नंबर 4 पे हमारे पास होता है परसिस्टेंस या रिकरेंट, मतलब एक दफ़ा वो फिर हो गया, परसिस्टेंस या मुसलसल हो रहा है या फिर उसका दोबारा रीकर होगा, री अकरेंस ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो ये 4 कंडीशन आपने डिस्कस करनी है। लास्ट पे हम फिर पैराथायराइड के कार्सिनोमास को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। जो हमारे पास होता है ना, पहला प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ये कहते हैं कि अब्रप्ट अगर किसी चीज़ में चेंजेस आ जाए हाइपर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर, तो हमारे पास जो प्राइमरी वाला है इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास होगा अब्रप्ट, अचानक से जो है ना वो स्पॉन्टेनियस एक्सेसिव PTH पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन इसमें हो जाए। ठीक है, मतलब वो टपाटप सिक्रीशन किए जा रहे हैं। और ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड है पैराथायराइड, वोमेन ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं देन मैन से। ठीक है, इंसानों का इतना ज़्यादा ये मर्दों में नहीं करते लेकिन औरतों में बहुत ज़्यादा होती है। और ये एसोसिएटेड होता है मैन 1 और हमारे पास मैन 2A। ठीक है, इसके साथ मैन 1 में हमारे पास उसने लिखा हुआ है एक सिंड्रोम, वर्नर सिंड्रोम। ठीक है, वर्नर सिंड्रोम के साथ, जबकि मैन 2 के अंदर उसने लिखा हुआ है सिपल सिंड्रोम। ठीक है, ये 2 सिंड्रोम है, इसको गूगल कर लेना या बस नाम याद कर लेना। तो जो नियोप्लेजिया 1 है और हमारे पास नाम में ही काम है, मतलब हमारे पास जो मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया 1 और मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया 2, जिसने कैंसर वाला चैप्टर पैथो के अंदर पढ़ा हुआ, उसको अब ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, वो हमारे पास रहती हैं। अब इसके प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के काजेज क्या क्या हैं, हम जगह बचाते हैं ताकि हम एंड पे एक अच्छा सा हैवी सा स्क्रीनशॉट मार लें। तो यहाँ पे मैं इसके काजेज को जो है ना वो डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है, काजिज में वो कह रहा है हमारे पास कोई भी सिंगल एडिनोमा ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड हो जाए। ठीक है, कोई भी वहाँ पे एक एडिनोमा बिनाइन सी कंडीशन होगी जो कि टपाटप सिक्रीट करवा रही है, या फिर हमारे पास कोई भी हाइपरप्लेजिया हो गया पैराथायराइड का। ठीक है, पैराथायराइड का हाइपरप्लेजिया हमारे पास हो जाए। ठीक है, या फिर हमारे पास पैराथायराइड का कार्सिनोमा हो जाए। ठीक है, या फिर हमारे पास मल्टीपल एडिनोमाज बन जाए। ठीक है, मल्टीपल एडिनोमाज मान जाए। तो ये सारी की सारी काजें हैं किसकी, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की। अच्छा, क्लिनिकल फीचर में किस तरह पेशेंट पर जाएंगे, जाहिर बात है जब हम हड्डी को तोड़ तोड़ के कैल्शियम को ब्लड के अंदर बढ़ा देंगे। अब ब्लड वेसल के अंदर कैल्शियम 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 टपाटप भरा हुआ है, तो ये सारी बात है गुर्दों से गुजरेगा। तो जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ वहाँ पे अपने जो है ना स्टोन्स बना देगा। तो स्टोन बना देगा जो कैल्शियम बेस्ड रीनल स्टोन होती है ना। ठीक है, कैल्शियम स्टोन आपने पढ़ा, कैल्शियम ऑक्जिलेट और वो दूसरे फॉस्फेट जितने भी, जिसके साथ कैल्शियम आ रहा है तो वो कैल्शियम स्टोन किडनी के अंदर बना देगा। बोन के अंदर जब, क्योंकि हड्डी टूट रही है मुसलसल ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी की वजह से, तो हमारे पास क्या होगा, एचेज होंगे लार्ज जॉइंट्स के अंदर। वो पीन का कहेगा डॉक्टर साहब मेरी हड्डियाँ दर्द रहती है हर वाले। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, उसको जो जीआई के सिम्टम्स है ना, जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि एब्डोमिनल पेन है, कैल्शियम ज़्यादा है तो वो हर एक्टिविटी को बढ़ाने में होगा।
एब्डोमिनल पेन ज़्यादा हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगी। जो कैल्शियम की गोलियाँ खाते हैं ना, ठीक है, बाहर से सप्लीमेंट लेते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो इसी की यही वजह है कि एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और वो पैंक्रियाटाइटिस के साथ भी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पैंक्रियाज साथ में जो है ना वो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज डिप्रेशन, लिथार्जी, वो सारे के सारे हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स है किसके, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के। डायग्नोस किस तरह करना है ये आपने इसको देखना है, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये इधर यहाँ पे, ठीक है। तो डायग्नोसिस आपने क्या करना है, क्राइटेरिया वही सेम है, ठीक है। आपने इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल इन दी प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल या एलिवेटेड है, ठीक है। आप देखेंगे कि कैल्शियम लेवल इंक्रीज है, जब उसका पैराथायराइड हार्मोन देखेंगे तो वो कभी कभार नॉर्मल होगा, ठीक है, या कभी कभार उसका एलिवेटेड नजर आएगा, लेकिन कैल्शियम लेवल हमेशा उसका बढ़ा हुआ रहेगा। हाइपोफास्फेटीमिया होगा, ठीक है, हाइपोफास्फेटीमिया, PO4 जो है ना उसकी एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होगी है, और वो एलिवेटेड यूरिनरी एक्सक्रीशन, और साथ में कैल्सी यूरिया, मतलब कैल्शियम इन यूरिन आपको मिलेगा। ज़ाहिर बात है, ब्लड से फिल्टर होकर कैल्शियम किडनी से हमारे पास यूरिन में आएगा, तो कैल्शियम का लेवल यूरिन में एवं वादू पड़ा होगा, ठीक है। साथ में हाइपोक्लोरीमिया, क्लोरीन की कमी होगी, तो हमारे पास हाइपोक्लोरीमिया हमारे पास होगा। साथ में जो विटामिन डी है उसका लेवल जो है ना वो आपको नॉर्मल दिखेगा। विटामिन डी के साथ छेड़खानी नहीं करनी कोई भी, ठीक है। इमेजिंग आप क्या क्या करवाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी नेक का अल्ट्रासाउंड करवा लो, पैराथायराइड ग्लैंड को सबसे पहले देखो, ठीक है। तो इमेजिंग वाले जो हाई क्वालिटी जो है ना, आपने नेक का अल्ट्रासाउंड, हाई फ्रीक्वेंसी नेक अल्ट्रासाउंड करवा लेना। आपको जो भी नोड्यूल होगा, इनलाज 75% केसेस में आपको ग्लैंड की इनलाजमेंट मिल जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास नहीं समझ आ रही, CT करवा लो, MRI करवा लो, ठीक है। और इसके अलावा आप रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग भी करवा सकते हैं, ठीक। अब इसके अंदर कौन सा आप रेडियो आइसोटोप यूज़ करेंगे, तो मेरी जान आपने स्टेम्बियाई इस तरह करके एक नाम लिखा हुआ, मैं इसको शायद सेस्टेम्बीबी, सिस्टेम्बीबी जो है ना वो आपने आइसोटोप यूज़ करना है, जो कि हमारे पास स्कैनिंग में मदद देगा। ये लोकलाइज्ड एडिनोमा को बता देगा, ठीक है। और जितने भी अब नॉर्मल पैराथायराइड ग्लैंड है वो दिखा देगा आपको। और हमारे पास मिनिमली इन्वेसिव पैराथायराइडेक्टमी के अंदर जो है ना वो हमें एक फोकस प्रोवाइड करता है कि इस जगह पे जो है ना ज़्यादा हमारे पास मसला है, तो वहाँ पे जाके आप उसको एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो भी मैं आपको लगे हाथ जो है ना डिस्कस करते हैं, जो कि प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे बस हम करके ना इसको फिर वाइट बोर्ड को रिमूव करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कहता है कि फेमिलियल हाइपो कैल्सीयूरिक हाइपर कैल्सीमिया, ये एक शॉर्ट सा 0.5 मार्क्स का आ जाता है, फेमिलियल हाइपर कैल्सीयूरिक हाइपर कैल्सीनीमिया। बेसिकली ये है क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। डिफेक्ट कहाँ पे आता है, म्यूटेशन इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ द कैल्शियम रिसेप्टर, जो भी कैल्शियम वाले रिसेप्टर हैं उसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन इन कैल्शियम जो रिसेप्टर्स हैं उनके अंदर, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हाई एलिवेटेड कैल्शियम और हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन, दोनों कैल्शियम लेवल भी ज़्यादा होगा और PTH पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा। जिस तरह हमने प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के ऊपर सारा ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं ना, सेम वही कंडीशन आपको मिलती जुलती होगी, लेकिन मसला यहाँ पे कहाँ है, रिसेप्टर के अंदर मसला है, ग्लैंड के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंस किस तरह करेंगे आपके आया कि ये फेमिलियल हाइपर कैल्सी यूरिक हाइपर कैल्सीनीमिया है या फिर हमारे पास प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, हालांकि सिम्टम तो दोनों के सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास जो यूरिन है ना, यूरिन के अंदर आप देखेंगे तो वो हमारे पास लो यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन होगी, लो यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, ठीक है।
मतलब उसके पेशाब को जब आप सीरम देखेंगे तो उसके अंदर कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा होगा, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, पैराथायराइड हार्मोन। लेकिन जब उसका पेशाब देखेंगे तो उसके अंदर आपको कैल्शियम का लेवल बिल्कुल लो, नॉर्मल से भी लो मिलेगा। लेकिन प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर हमने देखा था कि उसको कैल्शियम इन यूरिन बहुत ज़्यादा था, ठीक है? तो ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको नाम में ही काम पता चल गया, फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक। यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, लेकिन हाइपर कैल्सीनीमिया सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है। तो इसको एफ एच एच यू भी एफ एफ एच कैल्सीमिया ना, तो सी भी इस तरह करके लिखा होता है एफ एच एच सी के साथ जो है ना, वो आपको एम सी यूज में बता देते हैं। तो नाम में काम है, यूरिन में कैल्शियम कम कर देना, सीरम में पैराथायराइड हार्मोन और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, म्यूटेशन इन कैल्शियम रिसेप्टर, और वो बातें सारी आपने बता देनी है। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, सीरम कैल्शियम जो है ना वो एज सच इतना भी हाई भी नहीं होता, लेकिन म्यूटेशन की वजह से थोड़ा सा लग रहा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें कोई भी पैराथायराइडेक्टमी जो है ना नहीं करनी चाहिए इस केसेस के अंदर। इसको हमने सिम्टोमेटिकली जो है ना वो कंट्रोल करना है। लेकिन अगर सर्जिकली ही जाना है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर आप पैराथायराइडेक्टमी का मतलब, हमने पहले थायराइडेक्टमी पढ़ी थी, अब यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं पैराथायराइडेक्टमी जो है ना, वो एक प्रोसीजर है जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। सर्जरी सिर्फ क्यूरेटिव पर्पज़ के लिए होती है, उन पेशेंट में की जाती है जिनके अंदर ना पहले प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म भी इंडिकेट हो रहा था साथ साथ, और जहाँ पे उनकी अगर बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो हो गई, तो फिर हमें ये सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतनी कैल्शियम उसने निकाल ली कि बोन डेंसिटी हमारे पास 2.5 से भी कम चली गई है, तो आप कर सकते हैं, या प्रीवियस उसको ओस्टियोप्रोटिक वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर हो रहे हैं, उसकी इतनी वर्टिब्री वीक हो गई कि उसको टूटने वाली सिम्टम्स आ रही हैं, कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, वो स्टोन बना रहे हैं, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर उसका 60 से कम जा रहा है एमएल पर मिनट, तो वो भी है। नेफ्रोलिथियसिस हो रहा है उसको, वहाँ पे कोई स्टोन मारने की। 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन ग्रेटर देन 400 मिलीग्राम, यूरिन के अंदर जो कैल्शियम है वो 400 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा आ रही है, या फिर उसकी एज जो है ना 50 साल से कम है, तो फिर आप उसके अंदर पैराथायराइडेक्टमी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इमेजिंग करवा लें, बाईलेटरल नेक की एक्सप्लोरेशन करवा लें, विजुअलाइज कर लें चारों ग्लैंड को कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, इमेजिंग के अंदर हम ना फोकस एक ले लेते हैं, कहीं पे सर्वाइकल स्कार आ रहा है वो आप देख लो, एक्सीजन ऑफ द एडिनोमा कहाँ से करना है वो सारे का सारा हम कर लेंगे। ठीक है, अब जिस तरह हमने थायराइडेक्टमी में पढ़ा था सब टोटल, नियर टोटल, टोटल थायराइडेक्टमी, और हमने पढ़ा था लोब्यूलेक्टमी, इसी तरह पैराथायराइडेक्टमी के अंदर भी दो प्रोसीजर हैं, सब टोटल पैराथायराइडेक्टमी या टोटल पैराथायराइडेक्टमी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ पैराथायराइडेक्टमी के बारे में, पैराथायराइडेक्टमी के बारे में। तो हमारे पास मतलब पैराथायराइड ग्लैंड को रिमूव करवाना है, दो प्रोसीजर हो सकते हैं, या हमारे पास है सब टोटल पैराथायराइडेक्टमी, या फिर हमारे पास हो सकती है टोटल पैराथायराइडेक्टमी। ठीक है, तो ये दो प्रोसीजर होते हैं, सब टोटल या टोटल पैराथायराइडेक्टमी। जो हमारे पास सब टोटल होते हैं ना, इसके अंदर हमने 3.5 जो है ना वो ग्लैंड की रिमूवर करने, सिर्फ हमारे पास 0.5 यूँ कह लें, 4 में से 0.5 ग्लैंड हमने बचा लेना है, ताकि हल्का 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 उसका वर्क चलता रहे। टोटल में क्या करते हैं, हमने चारों ग्लैंड जो है ना वो हमने उठा के परे मारने हैं, उसको निकाल के बाहर निकाल देना है। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराथायराइड टिश्यू जो है ना वो कभी कभार हम ना कह रहा है कि इन्हीं ग्लैंड में से हम ना एक छोटा सा टिश्यू लेके ना पैराथायराइड का, वो हम किसी और जगह इम्प्लांट कर सकते हैं। वो हम ब्रेकियो रेडियलिस मसल के अंदर, फोरआर्म के अंदर हम जो है ना इम्प्लांट कर सकते हैं। मतलब हाथ के ऊपर जो ब्रेकियो रेडियलिस मसल होता है ना, यहाँ पे करके मोर और लेस, तो ब्रेकियो रेडियलिस के अंदर हम पैराथायराइड का एक टिश्यू जो है ना वो लगा देते हैं, ताकि वो अपना काम जो हार्मोन वाला है वो कहीं ना कहीं करता रहे। बस इतना हम टोटल पैराथायराइड नहीं करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ इंट्रा ऑपरेटिव कंफर्मेशन है विद कल्प्रेट ग्लैंड। हमने सपोज करें पैराथायराइड ग्लैंड निकाल लिया है, हमें किस तरह पता चलेगा कि वाकई हमने पैराथायराइड निकाला है, या सर्जन ने कोई और चीज़ ही निकाल के परे मार दी है, पैराथायराइड अंदर पड़ा हुआ है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास होता है इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन। ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शंस होते हैं, या फिर इंट्रा ऑपरेटिव पीटीएच हम लेवल चेक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये इतना क्विक रिस्पॉन्स करता है कि 10 मिनट के अंदर आपको
जो पैराथायराइड हार्मोन है ना, उसकी सिक्रीशन नॉर्मल से हाफ में चली जाती है। मतलब अभी मैंने ऑपरेशन किया इस मरीज़ का, ठीक है? ये इसके सपोज़ करें ये टोटल पैराथायराइडेक्टमी कर रहा हूँ। मैंने ये भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया। सपोज़ करें उसका पैराथायराइड पीटीएच हार्मोन 10 था। जो ही मैंने रिमूव किया और मैं 10 मिनट वेट करूँगा, उसके बाद इसका सीरम चेक करूँगा ना, तो वो हमारे पास 5 हुआ होगा। तो इसका पक्का कन्फर्मेशन है कि वाक़ई हमने पैराथायराइड ग्लैंड को रिमूव किया, हमने कोई और टिश्यू रिमूव नहीं किया, ठीक है? तो ये एक कन्फर्मेशन है आपके पास कि हमने 10 मिनट के अंदर-अंदर इसका बड़ा ना इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं 10 मिनट के अंदर-अंदर, ठीक है? फिर एक हमारे पास और टेक्नीक है हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस के बारे में। तो मेरा ख़्याल है पहले एक हम स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि एक स्क्रीनशॉट दे दिया करें 10 सेकंड रुक के। तो यार ज़रूर देता हूँ मैं, ज़रूर देता हूँ। होपफुली मेरी ये एफ़र्ट किसी ना किसी के थोड़ी बहुत तो काम आ ही जाएगी। इंशाल्लाह अब कोई भी एग्ज़ाम हो आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? मेरा मोबाइल भी आई थिंक दुआ करो सब लोग आमीन कहें, मुझे अल्लाह पाक आईफ़ोन दे तो उससे रिज़ल्ट हमारा मज़ीद अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ओके, अब ना हम डिस्कस करते हैं कुछ हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस आते हैं ना, उसको जल्दी से डिस्कशन करते हैं। मतलब किस तरह आपको पता चलेगा कि एकदम से हमारे पास जो है ना, इतना हाइपर कैल्सीमिया हो गया है कि वो पेशेंट इमरजेंसी में आपके साथ प्रेज़ेंट किया है। हाइपर कैल्सीमिया यकदम से बढ़ा है कि मरीज़ को इमरजेंसी में आना पड़ा है, डॉक्टर साहब मैं गया, मैनू बचा लो, मैनू बचा लो, इन्हें नहीं बचना, इन्हें लोर लै जाओ, ठीक है? हाइपर कैल्सीमिया में यूँ कह लें कि ग्रेटर दैन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, नॉर्मल 3.5 होता है मोर और लेस, लेकिन अगर वो 14 से भी ज़्यादा चला गया तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ है। ब्रीज़ आएगा ड्राउज़ीनेस के साथ, ठीक है? साथ में उसका कॉन्शियस जो है ना वो हमारे पास लेवल वो सारे का सारा लॉस होगा। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, आपको सनकन आइज़ वो सारी दिख रही होंगी, ठीक है? वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, वोमिटिंग होगा, ठीक है? उसको रीनल फेलियर के सारे सिम्पटम्स आ रहे होंगे। ईसीजी के अंदर जब आप देखेंगे तो आर इंटरवल जो है ना वो उसका प्रोलॉन्ग्ड होगा। ये सारी रट्टा लगाने वाली अब चीज़ें हैं, जब तक आप लाइव पेशेंट ना देख लेंगे आपको रट्टा तो लगाना पड़ेगा, ठीक है? आरआर और जो उसका क्यूटी इंटरवल है ईसीजी के ऊपर देखेंगे वो हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। आरआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड, ये देखो ना, पी वेव, क्यू, आर, एस और ये टी वेव। तो पी, क्यू, आर, ये आर और फिर अगली आर आर। तो ये जो आर से आर तक इंटरवल है ये हद से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जबकि ये जो क्यू और टी वाला है ना ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, ठीक है? तो ये क्यूटी इंटरवल कम, आर आर इंटरवल हमारे पास इसके दरमियान एक लंबा गैप और उसके बाद फिर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास हमने याद रखना हाइपर कैल्सीमिया का, और साथ में एरिथमिया, उसको इर्रेगुलर बीटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने फिर ट्रीटमेंट क्या करनी है? आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जनाब, इमरजेंसी के अंदर रात के 12 बज रहे हैं, तो आपने ये हमारे पास करना है। इनिशियल ट्रीटमेंट में आपने अग्रेसिव हाइड्रेशन, आईवी फ्लूइड, सबसे पहले उसकी डिहाइड्रेशन ख़त्म करनी है। आईवी फ्लूइड उसको लगा दो, ठीक है? नॉर्मल सेलाइन लगा दो, ठीक है? जो कि 200 से 500 ml पर आवर के हिसाब से आपने लगाने हैं, ठीक है? अब फिर साथ में आपने यूरिन आउटपुट देखते रहना, उसको यूरिन बैग लगा दो और यूरिन आउटपुट उसकी 100 ml पर आवर, 1 घंटे में 100 ml से उसकी ज़्यादा होनी चाहिए यूरिन आउटपुट। इसी तरह ही मरीज़ आपका स्टेबल होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, लूप डायूरेटिक्स दे देने हैं, ठीक है? लूप डायूरेटिक्स देंगे तो उसका एरिथमिया है, वो जो भी अगर उसका फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है किडनी फेलियर की वजह से, तो वो सारे का सारा कुछ ना कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। इसके अंदर आप फ्लूसिनामाइड जो है ना वो आप दे सकते हैं। साथ में बाईफास्फोनेट जो है ना वो बोन रिज़ॉर्प्शन की प्रिवेंशन, ठीक है? क्योंकि कैल्शियम लेवल हद से ज़्यादा है, इसका मतलब हड्डी टूटी है बहुत ज़्यादा, हड्डी की रिज़ॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है? सिंपल वर्ड में मैं हड्डी टूटी का मतलब बोन से ज़्यादा हमने निकाल लिया कैल्शियम, तो आप उसको बिसफास्फोनेट्स दे देंगे ताकि उसकी जो बोन रिजेक्शन है वो कम हो जाए, और साथ में आप कैल्सीटोनिन जो है ना वो दे देंगे, जो कि सीरम से दोबारा बोन के अंदर कैल्शियम को पहुंचाएगा। तो कैल्सीटोनिन अपोजिट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन आपने लाजमी लगा देना है। तो ये हमारे पास होगा ये हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस, और इसके बारे में जितनी भी बातें थी वो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ जो है ना सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, फिर टर्शियरी।
इस जगह पे हमने प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में अब्रप्ट किया था, एक्सेसिव पीटीएच था, वुमेन ज़्यादा इन्वॉल्व थी, मैन 1 और मैन 2 सिंड्रोम के साथ था, कैल्शियम लेवल ज़्यादा था, हाइपोफॉस्फेटीमिया था, कैल्शियम इन यूरिन बहुत ज़्यादा था, हाइपोफॉस्फोक्लेरीमिया, विटामिन डी नॉर्मल था, हमने सीटी करवाया नेक का, फिर एमआरआई करवाया और वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हमने दिया। ये सारे के सारे हमारे पास है। सिंगल एब्डोमिनल पेन था और वो प्राइमरी की ये थी। यहाँ पे देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, जो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है ना, फोकस हो जाओ यार, ठीक है। तो इसके बारे में अब मैं आपको मोटी मोटी सी बातें बता देता हूँ जल्दी से। कि जो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है ना, ये कोई भी बॉडी में ऐसी कंडीशन चल रही है कि मुसलसल हमारे पास सीरम कैल्शियम लो था, मतलब सेकेंडरी कोई और वजह थी, उसकी वजह से हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन, सीरम कैल्शियम लेवल एक लंबे अरसे तक जो है ना वो आपके पास लो था। कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उस हो सकता है वो कोई कैल्शियम ना ले रहा हो, बाहर से दूध शूध ना पी रहा हो बच्चा हो, तो लो कैल्शियम लेवल की वजह से जिसका पैराथायराइड ग्लैंड था वो डिटेक्ट कर लेता है कि यार बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है खून के अंदर, तो वो क्या करता है, पीटीएच को जो है ना, पैराथायराइड ग्लैंड को जो है ना करता है कि तुम पीटीएच रिमूव करो, तो वो टपा टप बनाना शुरू। इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज्ड पीटीएच हार्मोन। तो कोई सेकेंडरी वजह थी, उसकी वजह से हमारे पास हो गया। प्राइमरी में अब्रप्ट इंक्रीज आया था, कोई भी एडिनोमा वगैरह था, यहाँ पे कैल्शियम लेवल लो है, इसकी वजह से हमारे पास पीटीएच का लेवल ज़्यादा हुआ है, ठीक है। काज क्या है? हो सकता है वो कोई भी क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट हो, मोर कॉमन काज, उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, जीआईटी से अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही विटामिन डी की कमी की वजह से, तो ये इसकी बड़ी काज हो सकती है। माल अब्जॉर्प्शन हो, गट का कोई प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज या कोई भी और मसला हो सकता है। डिक्रीज डाइटरी इंटेक, वो कोई पुअर फैमिली में रह रहा है, कोई हॉस्टल में रह रहा है, तो इंटेक उसका बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम कम खा रहा है, तो सीरम कैल्शियम कम होगी तो पैराथायराइड क्या करेगा, उसकी हड्डियों से निकालना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है यार, आप कैल्शियम का इस्तेमाल किया करो, दूध शूध, अगर आई नो कि हॉस्टल में कहाँ से आप भैंसी बंदा लाए, लेकिन कैल्शियम की सप्लीमेंट्स तो आते हैं ना, तो दूध बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए तो आप दूध समझने वाले समझ गए हैं मेरा डर्टी माइंड, लेकिन आप जो है ना कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी बाहर से ले लिया करें, वो मिलती है, मेरे पास शायद पड़ी हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई देख, मैंने जब से जिम स्टार्ट की थी ना, तो उसके साथ ही मैंने ये सप्लीमेंट्स जो है ना ये वाले, ठीक है, इसको आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी जो है ना, डेली नहीं तो अगर हफ्ते में 2 ही खा लिया करें, ठीक है, तो इससे आपका कैल्शियम लेवल जो है ना वो मेंटेन रह जाता है, आपको काफ़ी अपने वर्किंग के अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, बॉडी के अंदर आपको कुछ ना कुछ ताकत सी फील होगी, मतलब कहने का कि कम आपको वो ड्राउजीनेस और वो सारे सिम्टम्स नहीं आते, ठीक है। डायग्नोसिस अच्छा सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का किस तरह आप करेंगे, आप मेरी जान, सिम्टम जो है ना वो क्रोनिक रीनल फेलियर के साथ मोस्टली एसोसिएटेड होते हैं इसके। अब यहाँ पे जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था ना, फेमिलियर हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरफास्फेटीमिया वाला था, यहाँ पे भी एक सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के साथ एक कंडीशन एसोसिएटेड है, वो मैं आपके साथ उसमें लिखा हुआ है कैल्सीफिलेक्सिस। कैल्सीफिलेक्सिस क्या होता है बेसिकली, इसका दूसरा नाम है कैल्सिफिक यूरेमिक एट्रियोलोपैथी। नाम सुनना, कैल्शियम कैल्सिफिक यूरेमिक, यूरन के साथ आ गया, ए आर्टीरियोलोपैथी, ठीक है। ये हमारे पास एक नाम आपको पता होना चाहिए। होता क्या, कैरेक्टराइज द डिसेमिनेशन कैल्सिफिकेशन इन वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन एंड स्किन नेक्रोसिस, मतलब वेसल के अंदर हमारे पास कैल्सिफिकेशन और इसके साथ हमारे पास स्किन की नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। स्किन नेक्रोसिस प्लस वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन, ये 2 सिम्टम्स आपके पास आ जाएँ तो ये कैल्सी फ्लेक्सिस हमारे पास होती है, ठीक है। पुअर प्रोग्नोसिस होता है, 87% जो है ना वो हमारे पास इसकी मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, आपको अर्जेंट तौर पे ऊपर आपको पैराथायराइडेक्टमी करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे पास जो उसको पेन होती है मरीज़ को, ठीक है, वाउंड हीलिंग है, और जो एम्पुटेशन का रिस्क है वो हमारे पास कम है, क्योंकि वेसल के अंदर जब होगी तो वो क्या करेगी, आगे सारे का सारा एरिया जो है ना
स्किन जिस तरह शुगर के अंदर क्या होता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो डायबिटिक फुट देखा है ना, नेक्रोसिस हो जाती है, वेसल का सारा मसला होता है, आगे नेक्रोसिस हो जाती है। सेम उससे मिलता-जुलता केस, स्किन नेक्रोस हो जाएगी, वेसल के अंदर कैल्सिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमें जो है ना फ़ौरन से पहले पैराथायरॉइडेक्टमी करनी है ताकि उसकी पेन इंप्रूव हो और इस तरह हम उसकी एम्पुटेशन को बचा सकते हैं। हम हमें फिर उसका पाँव काटना नहीं पड़ता है नेक्रोसिस की वजह से। ये एक आपके पास है, ठीक है। तो इससे पहले लेकिन आप लैब फाइंडिंग में क्या-क्या उससे करवाएँगे? जो आप लैब फाइंडिंग करवाएँगे तो पैराथायरॉइड हार्मोन बहुत ज़्यादा लो होगा, इसी वजह से हम पैराथायरॉइडेक्टमी कर रहे हैं, ठीक है। साथ में जो उसका कैल्शियम लेवल है, वो आपको कह रहा है कि लैब फाइंडिंग में कम मिल सकता है, ठीक है। और फास्फेट का लेवल ज़्यादा मिल सकता है, जिस तरह हमने कहा ना क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है, डैमेज किडनी कैन नॉट एक्सक्रीट, ठीक है। तो फास्फेट का लेवल जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट इसकी क्या है? रीनल ट्रांसप्लांटेशन जो है ना अगर हम कर दें, ठीक है, तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट तो यही है कि हम उसका रीनल ठीक करें तो उसके बाद फास्फेट का लेवल भी ठीक होगा और कैल्शियम लेवल जो है ना उसकी रिज़ॉर्प्शन और वो सारे काम भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। हाइपर पैराथायराइडिज्म वो ठीक करते हैं। इसके अलावा हम ना बिफोर रीनल ट्रांसप्लांटेशन हमें उसकी डाइटरी जो फास्फेट है ना उसको हमने रोकना होगा। डाइट में जो फास्फेट ले रहा है उसको हमने मुकम्मल बंद करना है, ठीक है। विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट बाहर से देने क्योंकि उसको हाइपोकैल्सीमिया होगा। सारे का सारा तो वेसल के अंदर डिपोज़िशन हो रही है, ठीक है। तो ये सारे का सारा कि हमने कैल्शियम उसको सप्लीमेंट बाहर से देने हैं। डिज़ीज़ की अपने नाम में ही काम है, मतलब कि ऐसी डिज़ीज़ की जिसके अंदर कैल्शियम जो है ना स्मॉल आर्टरियोल्स के अंदर जो है ना, ब्लड वेसल के अंदर, फैट के अंदर और स्किन के अंदर डिपॉज़िट हो। सीरम के अंदर वो नहीं जा रहा, बाकी हर जगह वो जा रहा है। जिसकी वजह हाइपोकैल्सीमिया मैं आपको एक कंडीशन दिखाता हूँ, इस तरह करके ना पेशेंट जो प्रेज़ेंट करते हैं, स्किन के ऊपर जो उसकी सारी की सारी जो है ना, टिपिकल केस होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा क्योंकि ये फिर यार वो यूट्यूब वाले मना करते हैं। ये वाला एक केस देखो, इस तरह अब आप इसको डायग्राम को याद कर लो, कैल्सीफाइलेक्सिस का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मोर और लेस हम जो पैराथायरॉइडेक्टमी करती हैं ना वो हम सब टोटल पैराथायरॉइड जिसके अंदर 3.5 ग्लैंड रिमूव कर देती हैं, 0.5 वो हमारे पास रह जाता है ताकि हम इसको दोबारा मेंटेन करें। वरना अगर हमने ब्रेकियोरेडियलिस के अंदर इम्प्लांट करना है तो फिर हम टोटल पैराथायरॉइडेक्टमी भी हम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ये था हमारे पास सारे का सारा सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। ये था हमारे पास प्राइमरी, ठीक है, ये वाला, और ये हमारे पास है जी सेकेंडरी, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रह गया टर्शरी, बस थोड़ा सब्र करना। तो इस बोर्ड के ऊपर हम करते हैं जी टर्शरी हाइपर पर पैराथायराइडिज्म। ये कोई भी ऑटोनोमस ऑटोनोमस हाइपर कैल्सीमिक हाइपर पैराथायराइडिज्म की कंडीशन होती है, ठीक है। मतलब ऑटोनोमस खुद ब खुद जो है ना वो हमारे पास पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिक, ठीक है, और हमारे पास हाइपर पैराथायराइड, कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा है और पीटीएच का लेवल जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और ये ऑटोनोमस कोई भी हमारे पास कंडीशन आ सकती है, रिफ्रैक्टरी ऑटोनोमस कंडीशन किसके अंदर होता है? वो पेशेंट जिनके अंदर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है ना, उनके अंदर आपको ये दिख जाता है। या फिर जिन वो लोग जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाए होते हैं ना, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट, उनके अंदर ये वाला टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म दिख जाता है, ठीक है। लैब फाइंडिंग आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको पीटीएच का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, सीरम कैल्शियम का लेवल ज़्यादा मिलेगा, फास्फेट का लेवल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। अब सर्जरी इसकी जो है ना मैनेजमेंट है, आप इसके अंदर सब टोटल पैराथायराइडेक्टमी भी कर सकते हैं या आप टोटल पैराथायराइडेक्टमी विद ऑटो इम्प्लांटेशन ब्रेकियोरेडियलिस के अंदर करके यहाँ पे 3.5 ग्लैंड रिमूव किया, 0.5 रहने दिया, यहाँ पे पूरा ग्लैंड रिमूव करके उसका जो टिश्यू है पैराथायराइड ग्लैंड का वो आपने ब्रेकियोरेडियलिस के अंदर डाल देना होता है, ठीक है। इंडिकेशन क्या है सर्जरी की? अगर तो आपके पास हाइपर कैल्सीमिया 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर आपको साथ में नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया मिल रहा है पैराथायराइड ग्लैंड का, ग्लैंड आपने स्कैन करवाया तो उसके अंदर नोड्यूलर हाइपर नोड्यूल्स आपको मिल रहे थे हाइपर पैराथायराइड के अंदर, ठीक है। ये पैराथायराइड इसके अंदर आपको मल्टीपल नोड्यूल मिल रहे हैं, ठीक है। साथ में जो ऑटोग्राफ्ट आपने लगाया था यहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस में वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। रीनल जो सॉरी आपने ट्रांसप्लांट कराया वो आपके पास रीनल ट्रांसप्लांट फेल हो गया या फिर हमारे पास कोई भी प्रोग्रेसिव सिम्टम है तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने एक छोटू सा टेबल दिया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कह रहा है कि हमारे पास ना जो है ना वो 3 डिग्री के जो है ना हाइपर पैराथायराइडिज्म दिख जाते हैं।
यार इसको थोड़ा सा सीधा करो ना, ठीक है। एक हमारे पास होता है फर्स्ट डिग्री हाइपर पैराथायराइडिज्म, एक हमारे पास होता है सेकंड डिग्री हाइपर पैराथायराइडिज्म, और एक हमारे पास होता है जी थर्ड डिग्री हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपर पैराथायराइडिज्म। जो हमारे पास होता है जी फर्स्ट डिग्री, इसके अंदर आपका कैल्शियम हमने सबसे पहले चेक करना है, ठीक है। फिर हम बताएंगे फास्फेट का लेवल, और फिर हम बताएंगे पैराथायराइड हार्मोन का लेवल। जो फर्स्ट डिग्री हाइपर पैराथायराइडिज्म है, इसका मतलब क्या है, हाइपर पैराथायराइडिज्म पैराथायराइड ग्लैंड इंक्रीज है, हाइपर पैराथायराइडिज्म पैराथायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ है, हाइपर पैराथायराइडिज्म पीटीएच हमारे पास लेवल बढ़ा हुआ है। ये एक बात तो आपको क्लियर होगी। फर्स्ट डिग्री के अंदर हमारे पास क्या होगा, जब हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा तो हमारे पास कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और लेकिन जो फास्फेट का लेवल है ना, वो अभी हमारे पास कम होता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डिग्री अभी शुरुआत की बात है, सिर्फ कैल्शियम लेवल हमारे पास बढ़ा है पीटीएच के नतीजे में। सेकंड डिग्री में क्या होगा, हमारे पास जो कैल्शियम लेवल है ना, उसको जो है ना फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे पास ये जो फास्फेट का लेवल है ये टपा टप टपा टप बढ़ता रहेगा। थर्ड डिग्री में हमारे पास फास्फेट का लेवल वही इसी तरह कंटिन्यू रहा है, ठीक है। अब कैल्शियम ने भी अनकंट्रोल्ड हो गया, वो भी हमारे पास टपाटप बढ़ना शुरू कर दिया है। तो अगर थर्ड डिग्री आ जाएगा तो हमारे पास तीनों बड़े होंगे, ठीक है। अगर सेकंड डिग्री आ जाएगा तो पीटीएच और फास्फेट ज़्यादा है लेकिन कैल्शियम फीडबैक के लिए कम हो गया, लेकिन फर्स्ट डिग्री में कैल्शियम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फास्फेट अभी इनिशियल स्टेज पे है, वो इसलिए कम है हमारे पास। तो अब याद कर लोगे 3 डिग्री, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है, हमने प्राइमरी भी कर लिया, सेकेंडरी भी कर लिया, अब हम टर्शरी भी कर लिया। अब हमारे पास फोर्थ एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंस रिकरेंट या रिकरेंट हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म। वो मैं ज़रा आपके साथ डिस्कशन कर देता हूँ, बस छोटे से टॉपिक रह गए हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास है परसिस्टेंट एंड रिकरेंट हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म। परसिस्टेंस हाइपर पैराथायराइडिज्म मतलब हमारे पास अगर 6 वीक से ज़्यादा हाइपर कैल्सीमिया रहे, ठीक है, विद इन 6 वीक ऑफ पैराथायराइड सर्जरी, मतलब हमने पैराथायराइडेक्टमी करवाई, सर्जरी करवा ली, रिमूव करवाया, लेकिन उसके 6 हफ्ते बाद भी हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया के अंदर पेशेंट रहा है, उसका कैल्शियम लेवल अभी तक रेज है, वो कम ही नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो परसिस्टेंस हाइपर पैराथायराइडिज्म है, अभी तक वो परसिस्ट कर रहा है। 6 हफ्ते, रिमेंबर छक्का मार रहे हैं आपने, ठीक है, 6 हफ्ते। अब ये हमारे पास 6% जो है ना वो स्पोरेडिक केसेस होते हैं, और जो हमारे पास 16 to 20% जो केसेस है उसके अंदर हेरिडिटरी कॉज होता है ड्यू टू एनी टेक्निकल एरर इन फर्स्ट ऑपरेशन। हो सकता है सर्जन अभी नया नया हो, तो फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर कोई भी टेक्निकल एरर आ गया, उसने कोई एडिनोमा मिस कर दिया है, उसको नहीं निकाला, ठीक है, या फिर उसने कोई एसिमेट्रिकल डिजीज़ थी वो उससे नहीं होगी, तो ये हमारे पास प्रेजेंट करेगा परसिस्टेंस का। ये तो परसिस्टेंस। अब हम कहते हैं रिकरेंट के बारे में। ये कह रहा है कि हाइपर कैल्सीमिया, यहाँ पे एक मैं बात थोड़ी सी मिस कर गया, विद इन 6 वीक अगर हमारे पास जो है ना हाइपर कैल्सीमिया रहा है तो वो हमारे पास परसिस्टेंस, लेकिन अगर वो 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, छक्का से ज़्यादा मार, ये हमने कहा था छक्के के अंदर रहना है, अब ये अगर छक्का भी लग गया हमारा और फिर भी पैराथायराइड की सर्जरी करने के बाद भी हमारे पास जो है ना वो मरीज़ को हाइपर कैल्सीमिया हो गया, मतलब हमने 2 माह होते हैं, 6 हफ्ते, आई थिंक 1.5 से 2 माह के बाद भी आपने चेक किया तो हाइपर कैल्सीमिया, ये था हमारे पास 1.5 माह के अंदर अंदर, 6 हफ्ते ये 2 माह के 1.5 से 2 हफ्ते के माह के अंदर अंदर सारा काम हुआ है, परसिस्टेंस है। रिकरेंट 6 हफ्ते के बाद भी हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया का वो हमारे पास केस आ गया, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हो सकते हैं मिस्ड, उसने पैथोलॉजी ऑपरेशन के दौरान मिस कर दी हो, कोई भी ऐसा केस था जो उसको मिस हो गया, या फिर हाइपरप्लेजिया हो गया हो हाइपर पैराथायराइड ग्लैंड का, ठीक है, या फिर हमारे पास ऑटो ट्रांसप्लांटेड पैराथायराइड हो गया, ठीक है। हाइपरप्लेजिया में हमारे पास कोई भी ऑटो ट्रांसप्लांटेशन हो, या फिर कोई भी सेकेंडरी एडिनोमा डेवलप हो गया जो कि हमारे पास रिकरेंट मतलब दूसरी मरतबा वो बार बार हो रहा है, ये हमारे पास परसिस्टेंस और रिकरेंट। अगर 6 हफ्ते के अंदर अंदर है तो परसिस्टेंस है, अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया तो रिकरेंट आ जाएगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारे का सारा कंप्लीट कर लिया। पैराथायराइड कार्सिनोमा के बारे में हम बात कर लेते हैं, और इसके बाद हमारी ये चैप्टर पैराथायराइड
थायराइड कार्सिनोमा। ये हमारे पास 1% केसेस ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म के जो पेशेंट आते हैं ना, जिनका पीटीएच बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, उनके अंदर 1% केसेस जो होते हैं जिनके अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है। होता क्या है, ये करता क्या है, हाइपर कैल्सीमिया करवाएगा। पीटीएच जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा, कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा, पीटीएच बहुत ज़्यादा, और हमारे पास अल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल आप चेक करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बेसिकली डिफ़िकल्ट है डायग्नोस करने, क्योंकि इसके सारे सिम्टम मिल रहे हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म को। ये जो हमने पढ़ा है ना यहाँ पे, ये प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, कैल्शियम लेवल ज़्यादा है, फास्फेट का लेवल, अल्कलाइन फास्फेटेज है, पीटीएच का लेवल हमने कहा बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे सिम्टम इससे मिल रहे हैं। तो बहुत से सर्जन इसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिम्टम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए पेशेंट के, और वेरी हाई लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम, मतलब अनएक्सपेक्टेडली इतना ज़्यादा कैल्शियम, आप खुद परेशान हो जाएंगे, यार ये तो प्राइमरी से भी ज़्यादा जा रहा है। मतलब प्राइमरी मैंने कहा से 14 उसकी लिमिट थी, लेकिन यहाँ पे तो प्राइमरी से भी ऊपर काम चला गया है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया और पीटीएच का लेवल भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, कोई भी वो कह रहा है कि हमारे पास वजह क्या हो सकती है, नेक की इरेडिएशन होगी, नेक का एक्सपोजर रेडिएशन के साथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अंदर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की बड़ी वजह क्या है, हाइपर कैल्सीमिया है। कैल्शियम इतना ज़्यादा हो गया है कि वो हमारे पास लंग्स के अंदर मेटास्टाइज कर जाएगा, लीवर के अंदर मेटास्टाइज कर जाएगा, और इवन बोन के अंदर उसने अजीबो-गरीब अपनी मेटास्टेसिस शुरू की होगी। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया मतलब ये कार्सिनोमा, सॉरी। ठीक है, कैल्शियम इतना ज़्यादा कि वो हमारे पास इसी कार्सिनोमा को लंग्स, लीवर और बोन तक ले जाएगा, और इसका सर्वाइवल रेट मैक्सिमम 5 साल है, और 80 से 90% जो है ना वो हमारे पास होता है। ट्रीटमेंट क्या है, आपने जो है ना वो सर्जरी जो है ना वो हमारे पास इसकी हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एनबॉलिक रिजेक्शन है, पैराथायराइडेक्टमी है, और इप्सीलेटर थायराइडेक्टमी, मतलब हमने पैराथायराइड ग्लैंड को भी रिमूव करना है, और हो सकता है हम जो इप्सीलेटर एक साइड का थायराइड ग्लैंड है वो पूरा रिमूव कर दें, पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड दोनों को रिमूव कर दें, तो फिर कहीं जाके बंदे की जान छूटेगी इस कार्सिनोमा से। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली कि ज़्यादा नहीं तो मैं कुछ ना कुछ अपनी बात आपके साथ डिलीवर कर पाया हूँगा। होपफुली अब इसको अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। हमने पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कशन किया सारा का सारा। ये ऑक्सीपियल सेल, ये तो आप उसकी जो चीफ सेल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू और फैट, ये तो उसकी हिस्टोलॉजी है ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन बताया। हाइपर पैराथायराइडिज्म में प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म ने डिस्कस किया, किडनी स्टोन बन सकती है, एब्डोमिनल ग्रोइन, साइकेट्रिक मोन्स और फटीग ओवरटोन्स, ये सारी मैंने आपको बता दी हैं। और बाकी इट रिलेटेड स्टोन बोन और स्टोमिक पेन आपको आ जाएगी। ये वाला हमने डिस्कशन किया, जिसके अंदर हमने प्राइमरी के किस तरह जिसके फेमिलियल हाइपर कैल्सीमिक हाइपोकैल्सीयूरिया, यूरिन में कैल्शियम कम है लेकिन सीरम में कैल्शियम ज़्यादा है, अल्कलाइन फास्फेटेज लेवल जो है ना वो रेज्ड होंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास प्री ऑपरेटिव है, सेकेंडरी और टर्शरी की हमने बात कर ली। हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होगा, हमारे पास इसका उल्ट कर दो कि हमारे पास जो है ना वो अगर एस्कीमिया हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, कैल्शियम लेवल बिल्कुल उसके उल्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके जिसके अंदर टोटल पैराथायराइडेक्टमी कर दी है ना, उन लोगों के अंदर हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकती है। सिम्टम्स क्या है, हाइपोकैल्सीमिया, हैंड और फीट के अंदर वो कैल्शियम की कमी की वजह से ना टिंगलिंग सेंसेशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसने एक लफ्ज़ लिखा है चोवेस्टिक साइन और ट्रॉशस साइन। इसके अंदर क्या होता है कि फेशियल नर्व जब आप टैप करती हैं ना उसके कान के बिल्कुल आगे, तो उसकी जो है ना वो कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है फेस की। ट्रॉशस साइन के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो उसका है ना, जब आप उसका बीपी लेने के लिए यहाँ पे कफ लगाते हैं ना बाजू के ऊपर, तो उसकी एक कंट्रैक्शन होना, स्पाज्म के अंदर वो कार्पोपीडल स्पाज्म के अंदर वो चला जाता है। 2 से 3 मिनट अगर कफ लगा रहे हैं तो इसके अंदर, तो डायग्नोसिस क्या करेंगे, उसका कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा होगा, पीटीएच लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये मैंने सारा लिखा हुआ है। क्यूटी इंटरवल ईसीजी के अंदर उसका लेंथन होगा। ट्रीटमेंट यही है कि बाहर से आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दें और विटामिन डी कैल्सी ट्राइओल दें, तो इसके साथ। बाकी ये कार्सिनोमा मैंने डिस्कशन कर दिया है। इप्सिलेटर लोबुलेक्टमी या थायराइडेक्टमी या लिम्फेक्टमी वो बाई बिस्फॉस्फोनेट आईवी और रिहाइड्रेशन आप उसको दे देंगे। ये जो मैंने 2 हाइपोकैल्सीमिया की, ये हाइपोपैराथायराइडिज्म की बात की है ना, तो ये देखो, ये है ट्विस्टिक साइन। जब उसके यहाँ पे फेशियल नर्व की इरिटेशन करेंगे तो उसका मुंह जो है ना वो इर्रेगुलर कंट्रैक्शन करना चाहिए। दूसरे नंबर टॉर्चस साइन में जब उसका बीपी प्रेटस 2 से 3 मिनट लगाएंगे तो इसका ये देख रहे हैं हाथ मुड़ा हुआ आपको नजर आएगा, यूं करके उसका हाथ मुड़ जाएगा, कैल्शियम लेवल की कमी की वजह से इतना ज़्यादा सीवियर होता है। ये 2 साइन आपको पक्के आने चाहिए हाइपोपैराथायराइडिज्म में। होपफुली
कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो अब आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई भी आपका क्वेश्चन गलत होना चाहिए। ठीक है, कोशिश की है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। यू आर ऑलवेज वेलकम। अभी कुछ मेहमान आ गए हैं तो मुझे कब से वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मुझे भी जाना चाहिए। ठीक है, दुआ में याद रखना। बाकी नेक्स्ट हम यूरन वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम, उसके ऊपर सर्जरी का काफ़ी रिक्वेस्ट आ गई है, तो इंशाल्लाह उसको जो है ना हम लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बाकी एक दफ़ा रीड लाजमी कर लेना आप उसको, बेलियन लव को, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ भी वहाँ से डिस्कवर हो जाए। थैंक यू।